बोल लो फिर। टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन के लिए है ना, टर्मिनल एल्काइन को आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं ना बेटा। अच्छा और अनसैचुरेशन टेस्ट याद है? अनसैचुरेशन टेस्ट क्या होता है बेटा? बेटा कौन कौन से रिएजेंट देते हैं? बेयर्स रिएजेंट और दूसरा Br2 के साथ जो रिएक्शन होती है, क्योंकि ब्रोमीन कलर का ब्राउन कलर होता है, याद है आप लोगों को? मतलब डबल बॉन्ड है कि नहीं वो बताने वाला कौन है? अनसैचुरेशन टेस्ट, दैट इज बेयर्स रिएजेंट और Br2 CCl4 या Br2 वाटर, ठीक है। और अगर मैं ये पूछूं डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने वाला कौन है? ओजोन लेयर, याद है अपने को बेटा? ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में एल्केन शुरू किए थे। एल्केन नॉन पोलर होता है और मैंने बताया था एल्केन कौन कौन सी रिएक्शन देता है। चलिए एल्केन की रिएक्शन से पहले आप मुझे ये बताइए कि एल्कीन एल्काइन कौन कौन से रिएक्शन देते हैं? EAR, FRAR, FRSR, ये तीन रिएक्शन याद है? अगर किसी को याद है क्या FRAR के लिए रिएजेंट क्या देते हैं? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। FRAR का पूरा नाम बोलो। इससे पाई बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा ना बेटा। अच्छा फ्री रेडिकल में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बन फ्री रेडिकल। अगर मैं इसमें पूछूं रिएजेंट क्या होता है तो HBr के साथ पेरोक्साइड, याद है? इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कौन होता है? Br रेडिकल। और इसका फिर कोई तरीका बताओ क्या करेंगे? पाई बॉन्ड जोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल बनाएंगे, याद है क्या बेटा? और इसमें इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने वाला कौन होता है? Br रेडिकल। अगर मैं HCl के साथ पेरोक्साइड दे दूं तो EAR होगा या FRAR होगा? याद है क्या? FRSR के लिए कंडीशन स्पेशल चाहिए अपने को। स्पेशल कंडीशन इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है, हाँ या ना? हम चाहते हैं पाई ना टूटे लेकिन एलाइलिक हाइड्रोजन टूट के रेडिकल बन जाए, यही है ना बेटा? पक्का ना? NBS का पूरा नाम N-ब्रोमोसल्फाइड। अगर Br2 के साथ टेंपरेचर भी ज्यादा लेंगे तो भी यही हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो रिएक्शन पढ़े थे सारे आसान थे, ओजोनोलिसिस और, लेकिन एक भूलने वाली रिएक्शन है बर्स्ट रिडक्शन। बर्स्ट रिडक्शन के लिए रिएजेंट बताइए। सोडियम और लिक्विड अमोनिया। इसका पर्पस क्या है पता है क्या आपको? सोडियम लिक्विड अमोनिया नॉन टर्मिनल एल्काइन। फिर से बोलिए। तो एल्कीन में कन्वर्ट करेगा सिस में या ट्रांस में? और लेटर कैटलिस्ट किस में लेके जाएगा? सिस में। वो सल्फर और क्यूनोलिन वगैरह ले लेते हैं, याद है बेटा? चलिए एल्केन की रिएक्शन हम शुरू करने वाले हैं। हेडिंग नोट करेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। ए नंबर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, ठीक है? देख लिया? आप उठिए। आप बताइए मेरे को, FRSR क्या एल्कीन में देता है? FRSR एल्कीन देता है। उस प्रोसेस में क्या होता है? तोड़ना होता है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? मतलब CH बॉन्ड तोड़ के रेडिकल बनाते हैं, यही है ना? इसमें भी यही करेंगे। एल्केन में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन है? या तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है? तो हम FRSR में, मैंने मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि बेटा जो हम FRSR पढ़ रहे हैं उस FRSR में हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन? एल्केन के हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना है। क्या समझ में आई बात? चलिए लिखिए फटाफट।
फ्री रेडिकल रिएक्शन को कितने स्टेप में स्टडी किया जाता है? याद है किसी को? 3 स्टेप, चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन, चेन प्रोपगेशन। याद है बेटा आप लोगों को? ठीक है। इनिशिएशन का मतलब रिएजेंट मिलेगा, प्रोपगेशन वह स्टेप होती है जो बार बार रिपीट होती है, और टर्मिनेशन का मतलब 2 रेडिकल मिलके बॉन्ड बनाते हैं। वहां पे हेलोजन समझ में आ रहा होगा आपको क्या है क्या नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, F2Cl2, Br2 हम लोग पेरोक्साइड जनरली लेते हैं, या सनलाइट लेते हैं, या किसी भी टाइप की ऐसी एनर्जी लेते हैं जिससे बॉन्ड होमोलाइटिक टूटे। चलो लिख लिया सबने? चलो सब लोग देखो ध्यान से, देखो इधर सुनो सब लोग। देखो हम कर रहे हैं हेलोजिनेशन, ठीक है? एल्केन का हेलोजिनेशन दिमाग में रखिएगा। एल्केन की मेन जो रिएक्शन होती है वो FR-SR होती है। क्या होती है? बताइए, एल्केन का रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? बताइए क्यों नहीं पॉसिबल है एल्केन का रिडक्शन? सोचिए सोचिए बोलिए। एल्केन में क्या होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है तो और कोई जोड़ने वाला नहीं है। समझ में आई बात बेटा? किसी कार्बन के मैक्सिमम हाइड्रोजन एल्केन के पास होता था, CnH2n+2। याद है बेटा आप लोगों को? तो इसीलिए एल्केन का रिडक्शन नहीं हो सकता। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हाइड्रोजन हटा सकते हैं? हाँ, लेकिन वो भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि एल्केन का नेचर पोलर है या नॉन पोलर? बोलिए बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। हेलोजिनेशन में हमने किसे लिया बेटा? रिएक्टेंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंट कौन है यहाँ पे? बोलो। एल्केन के साथ रिएजेंट क्या लिया? हेलोजन। हम रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए कुछ एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी या तो पेरोक्साइड के साथ देंगे या तो हम सनलाइट या किसी तरीके से रिएक्शन इसको करवाएंगे यूवी रेज के थ्रू। उसके बाद हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला, जरा ध्यान से देखिए। क्या यहाँ से हाइड्रोजन चला गया बेटा? और उस हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? हेलोजन। इसी की जगह पे कोई आया, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? सब बोलिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एल्केन जिस मैकेनिज्म से आगे बढ़ता है उसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? इसीलिए पूरे रिएक्शन का नाम क्या हो गया? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सबको समझ में आ गया बेटा? ये तो अब देखिए, प्रोडक्ट में 2 चीजें बन रही है। एक RH जिसे हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एल्कीन से भी एल्काइल हैलाइड बनाया था।
ऐसे एल्कीन में HX जोड़े थे बेटा, क्या जोड़ा था? HX, तो अल्काइल हाइड्राइड बना था। हम यहाँ भी अल्काइल हाइड्राइड बना रहे हैं। अब ध्यान सुनिए, अल्काइल हाइड्राइड के साथ अब साथ में क्या बन रहा है, बोलिए। अच्छा, अगर मान लीजिए हम फ्लोरिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, मुझे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, RH, और यहाँ क्या बनेगा, HF। अगर हम क्लोरिनेशन करेंगे तो RCl HCl, आयोडीनेशन करेंगे तो RH और RI, RI और HI। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बन रहा होगा, फ्लोरिनेशन में, क्लोरिनेशन में, ब्रोमिनेशन में, आयोडीनेशन में, बोलिए। मतलब फ्लोरिनेशन वाले रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगी, बोलो बेटा। और फ्लोरिनेशन इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि फ्लोरिनेशन रिएक्शन एक्सप्लोजन के साथ होती है कंप्लीट। इसके साथ बेटा एक्सप्लोजन, इसीलिए हम इस रिएक्शन से फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं। क्या समझ में आई बात? अगर हम फ्लोरिनेशन करेंगे तो हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एंड हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड, और ये काफी एक्सोथर्मिक नेचर की होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि वो पूरा जला के राख भी कर सकती है एल्केन। इसलिए हम क्लोरीनेशन रिएक्शन नहीं कराते। क्या समझ में आ गई बात ये? तो क्या क्लोरीनेशन करा सकते हैं? हाँ, इसमें भी एनर्जी निकलती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। यहाँ तक समझ में आया? अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। कोई भी रेडिकल रिएक्शन हम जनरली 3 स्टेप में कंसीडर करते हैं कि वो कंप्लीट होती है। कौन कौन सी? इनिशिएशन, जिसमें रिएजेंट मिलता है, या तो FR पढ़े हो तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, उसमें HBr पेरोक्साइड मिलके Br रेडिकल जनरेट करता था, मतलब रेडिकल्स बनता था। प्रोपगेशन वो स्टेप होता था जो बार-बार रिपीट होता था, और टर्मिनेशन में क्या होते थे, 2 रेडिकल मिलके चिपक जाते थे। याद आया क्या बेटा? चेन टर्मिनेशन में वही मिलेंगे जो चेन प्रोपगेशन में मिले थे। ध्यान से देखिए, पहले हेलोजन को हमने हीट दिया, तो बताइए हेलोजन हेलोजन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं? वीक होते हैं। क्यों होते हैं वीक, बताइए। लोन पेयर रिपल्शन। या तो डायरेक्ट सनलाइट देके एनर्जी देके इसको तोड़ दीजिए, या तो पेरोक्साइड से तोड़ दीजिए। तो पहले पेरोक्साइड आपस में टूट के RO रेडिकल बनाएगा, हाँ या ना, और वो पेरोक्साइड क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ देगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके चलेगा, एक यहाँ लेके चलेगा। बताइए क्या है, होमोलैटिक है या हेटेरोलैटिक है? होमोलैटिक से XX रेडिकल मिल गया बेटा, बोलो हाँ या ना। क्या हमें रिएजेंट मिल चुका है? अब ये रिएजेंट हमला किसमें करेगा, एल्केन पे। मुझे बताइए एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा या कार्बन हाइड्रोजन टूटेगा? अब बताइए ये एल्केन क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। बताइए जरा ध्यान से, क्या तोड़ दिया बेटा इसको? मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन से रेडिकल मिला? एक मिला R रेडिकल और एक क्या मिला, H रेडिकल। बेटा कभी दिखना नहीं चाहिए, H रेडिकल बनेगा वो किसी से चिपकेगा। H रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव, जैसे ही बनेगा वो किसी से चिपकने के लिए बना है। मतलब अगर ये बनेगा रिएक्शन में तो X इसको क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। X के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कितने थे, क्या ये दोनों मिलके HX बना लेगा बेटा, और यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, R रेडिकल। बताइए FRSR पढ़ाया था मैंने आपको, FRSR में इंटरमीडिएट क्या बनता है, पूरा बोलो, कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। उसमें भी क्या होता था बताइए, H को हटा के रेडिकल बनाते थे। अब इस बच्चे ने भी बताया था एलाइलिक हाइड्रोजन हटा के रेडिकल बनाते हैं, तो एल्केन में भी कार्बन के H को तोड़ के रेडिकल बना देते हैं। क्या समझ में आया बेटा? और यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। क्या है बेटा, मुझे बताइए इंटरमीडिएट स्टेबल बनना चाहिए या अनस्टेबल बनना चाहिए? इंटरमीडिएट बनेगा तभी तो रिएक्शन बढ़ेगा। एल्केन में हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मुझे बताइए कौन से हाइड्रोजन को हटाने के बाद सबसे स्टेबल रेडिकल बनेगा, बोलिए। 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट। याद आया क्या बेटा? नहीं याद आया तो मुझे बताइए, इसमें X रेडिकल ने इस H को हटाया, अगर इस एल्केन के पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होता तो क्या वो उसे हटाता बेटा, हटा के ये बना दिया, यहाँ पे HX आ गया। अब जरा मुझे बताइए ये जो R रेडिकल है फिर किससे टकराएगा, X2 से, और X2 से टकराएगा तो इसको फिर से कैसे तोड़ेगा बताइए, होमोलैटिक। बताइए क्या ये R किसी से चिपक जाएगा, चिपकेगा तो यहाँ पे RX बन जाएगा। यही बना रहे थे हम लोग, और साथ में क्या जनरेट किया, बोलो बोलो। और ये तब तक रिएक्शन करता जाएगा जब तक से सारा X2 कंज्यूम ना हो जाए, हाँ या ना। या ये रिएक्शन बार बार आएगा बेटा यहाँ पे, हाँ या ना? अरे क्लियर हुआ बेटा? तो मुझे बताइए इनिशिएशन में हमने क्या जनरेट किया, रिएजेंट। क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रोफाइल है ना ये।
रेडिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्टेट कंप्लीट होता है, याद आया क्या? अब ये जाके H को तोड़ा, लेकिन अगर एक रेडिकल है तो दूसरे को भी होमोलैटिक तोड़ेगा कि हेटेरोलैटिक तोड़ेगा? होमोलैटिक का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब इसको तोड़ा तो क्या HS बन गया बेटा? हाँ या ना? बस इस रिएक्शन का पूरा सारांश क्या कहता है? H को हटाइए और X को लगाइए। बट क्वेश्चन ये है कौन से H को हटाइए? वही H को हटाइए जिसको हटाने से बनने वाला रेडिकल स्टेबल। एल्कीन में किसको हटाने में ज्यादा फायदा था? एलाइडिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? और एल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि एल्केन में पाई बॉन्ड होता नहीं है। आया समझ में बेटा? आपसे पूछेगा कि चेन प्रोपोगेशन कौन है, टर्मिनेशन कौन है। बताइए कौन कौन से रेडिकल बन रहे हैं? एक तो ये बना और एक ये। क्या ये एक ही रिएक्शन में बहुत सारे होंगे? क्या ये भी बहुत सारे होंगे? मुझे बताइए क्या प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या ये एक्स एक्स आपस में चिपक जाएगा? तो चिपकेगा तो बॉन्ड बना लेगा तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। यही होगा ना बेटा? और क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए? आर। तो क्या यहाँ पे आर बन जाएगा बेटा? ये क्या है? तो ये भी बन जाएगा। तो 3 प्रकार से रिएक्शन खत्म हो सकती है जब 2 रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। क्या समझ में आया बेटा? यही है इसका मैकेनिज्म। पहले बताइए समझ में आया? मुझे बताइए FR/SR ऑफ एल्केन, FR/SR ऑफ एल्केन। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ EAR में क्या करते हैं, आप क्या बोलते थे? पाई बॉन्ड तोड़ते थे। पाई बॉन्ड तोड़ते थे। इलेक्ट्रोफाइल स्टेबल कार्बन है। एल्केन FR/SR ऑफ एल्केन में क्या करोगे? FR/SR ऑफ एल्केन में क्या करोगे? H को हटाएंगे, स्टेबल रेडिकल। ब्रोमिनेशन बोलेगा तो Br लगाएंगे, आयोडीनेशन बोलेगा तो I लगाएंगे, क्लोरीनेशन बोलेगा तो क्लोरीनेशन दिक्कत करता है। हर जगह फ्लोरीन परेशान कर रहा है। ध्यान सुन लो भाई, फ्लोरीन हर जगह परेशान कर रहा है। HF नहीं ऐड करते थे एल्कीन में, याद है? HCl करा लेते थे। क्लोरीनेशन हमेशा परेशान करेगा, इसीलिए उसका स्पेशल ना एक रिएक्शन आएगा। एक साइंटिस्ट आएगा जो बोलेगा हम ही बना सकते हैं और कोई नहीं, स्वार्ट्स नाम का है। और एक आयोडीन के लिए स्पेशल आता है फिंगरस्टाइन। सुना है फिंगरस्टाइन? हाँ या ना? एक बीसिनल डायोडेड स्टेबल या अनस्टेबल है? आयोडीन पे दिक्कत करता है, क्लोरीन पे दिक्कत करता है, इसीलिए तो महान साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना काम करके दिया। समझ में आई बात? ये तो पहले मुझे बताइए क्या ये सबको क्लियर हुआ बेटा? तो बताइए FR/SR ऑफ एल्केन का मतलब समझ में आया? FR/SR का पूरा नाम पढ़िए एक बार। एल्केन में हटने वाला हाइड्रोजन है, इसको हटाएंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और रेडिकल बनाएंगे बेटा। हाइड्रोजन वहीं से हटाएंगे जहां हटने पर रेडिकल स्टेबल होगा। हाँ या ना? तो एल्कीन का समझ में आ गया, एलाइलिक हाइड्रोजन। एल्कीन का समझ में आ गया, 3 डिग्री हाइड्रोजन। हाँ या ना? दोनों एक साथ आ जाए तब अपने को क्या, अपने को तो कार्बन फ्री रेडिकल बनाना है। अरे हाँ या ना? इंटरमीडिएट क्या होता है FR/SR? और बनाते कैसे हैं? H को हटा के। तुम ही बताओ एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा FR/SR के लिए या एल्केन? क्योंकि इसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन है जिसका रेडिकल रेजोनेंस में होता है। बट एल्कीन के साथ दिक्कत ये है कि उसको एकदम स्पेशल इज्जत चाहिए। हाँ या ना? नहीं तो वो पाइप टूट जाएगा। याद है ना बेटा? बताया था ना मैंने? चलिए देखिए बेटा, देखिए सामने थोड़ा बहुत एरो वगैरह जो लिखा है बना लो बेटा। अच्छा, जब भी मैं रेट और रिएक्टिविटी की बात करता हूँ तो आप कौन से स्टेप को देख के बात करेंगे? स्लोएस्ट स्टेप या फास्ट स्टेप? और स्लोएस्ट स्टेप RDS होता है बेटा। तो चलो इसको देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो टाइमिलिटीज बढ़े हो, थोड़ा दिमाग आ रहा है। बताओ जरा इधर RDS को देख कर क्या लगता है? कौन सा एल्केन रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत अच्छे से धक्का मारेगा? किस टाइप का एल्केन जिसके पास क्या हो? 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। बोलो बोलो। एल्कीन के चक्कर तुमने समझ गया ना? जैसे मैं EAR में एल्कीन का पूछता था तो क्या बोलते थे? सर पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बोनेट बना लो, जो स्टेबल कार्बोनेट बनेगा उसका एल्कीन फास्ट रिएक्शन करेगा। हाँ या ना? तो एल्केन में तुम क्या बोल रहे हो? सर H हटाइए, रेडिकल बनाइए। हाँ या ना? लेकिन बगल में कौन है? X रेडिकल। अब बताइए फ्लोरीन फास्ट रिएक्शन करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? RDS को देख के समझो और बताओ, समझिए। सोचो अगर तुम F रेडिकल रखोगे
तो ये खटाक से H को खा के बढ़ेगा आगे, या आई रेडिकल खटाक से लेके बढ़ेगा? तो छोटे पे रेडिकल है ना, बोलेगा भाई हम तुरंत खा लेंगे, तो खाने के बाद 1:2p का ओवरलैप भी करेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कि नहीं? तो बताइए रिएक्शन फ्लोरिनेशन फास्ट होगा या आयोडीनेशन? क्या समझ में आया बेटा? अरे क्लियर है सबको? अच्छा बताइए, बाई प्रोडक्ट जो है फ्लोरिनेशन में क्या बनेगा? HF। फ्लोरिनेशन क्या बोल रहे हो? फ्लोरिनेशन में क्या बनेगा? क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। वाह, फिर से बोलना, HI में क्या बनेगा? आयोडीनेशन में क्या बनेगा? HI इज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? वो तो बोलेगा हम रिडक्शन करेंगे। अच्छा सुनो, तुम आयोडीनेशन करो, इधर सुनो इधर, आयोडीनेशन अगर करोगे तो यहाँ पे क्या लोगे? बहुत बढ़िया, मुझे लगा H2 बोलोगे। क्या लोगे बेटा? I2। अगर I2 लोगे तो यहाँ क्या बनेगा? और यहाँ क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड बना लिया ना तुम, और यहाँ क्या बना? HI बना ना यहाँ पे, HI बना। पूरी तरह से समझ आया? सुबह सुबह मान लो तुम एकदम बढ़िया से चूल्हे पे चढ़ा के गए एल्केन को और H2 को, समझ में आई बात? मस्त एल्काइल आयोडाइड बन रहा था, और HI तुम यही सोचे कि HI बनेगा, घर पे शाम को आएंगे तो एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा, जिससे हम खूब सारा रिएक्शन कराएंगे। तुम घर पे आए शाम को तो देखे कि एल्काइल आयोडाइड बना ही नहीं, ये दूसरा बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्काइल आयोडाइड के साथ कौन बना था? HI। कौन सा एजेंट बोला? इसको रिड्यूस कर देगा, मतलब इसको रिडक्शन कर देगा, मतलब X को हटा के क्या लगा देगा? H। अरे हाँ है ना, ये इसको दोबारा इधर धक्का मार देगा। तो बताइए, अगर किसी ने बोला आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HI विच इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब एल्केन के FRSR से एल्काइल आयोडाइड बनाना सही है या नहीं? बेकार का पैसा लगेगा, हाँ या ना? फिर भी किसी ने बोला नहीं बनाएंगे तो इसी से बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सोचिए, यहाँ पे कौन बना था बताइए? HI कैसा एजेंट है? इसको रिड्यूस कर दे रहा है, इसका दुश्मन मिला दो इसमें। क्या मिला दोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोले तुम दोनों आपस में लड़ो हम बन जाएंगे। क्या समझ में आई बात? तो क्या मिलेंगे फिर से बोलिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानते हैं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर। क्या समझ में आई बात? सारी चीजें लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। फटाफट लिखेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल formed as intermediate। Carbon free radical formed as intermediate। Next one, reactivity of alkane towards FRSR। Reactivity of alkane towards FRSR। हाँ भाई बताइए, कौन सा हाइड्रोजन, कौन सा 3 डिग्री हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन? उसके बाद कौन आएगा? 2 डिग्री। लिखते जा फटाफट। कोई पूछे ऐसा क्यों लिखा है तो तुम क्या बताओगे? बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला क्यों बोल रहे हो बताओ? क्योंकि सर वो हटेगा तो रेडिकल 3 डिग्री बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल है, और किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनेगा तभी तो रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे इंडिया बढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। इंडिया पढ़ना, देखो आधा का तो सिलेक्शन हो गया है। अच्छा फ्राइडे है यार, सिलेक्शन हो गया। आज सिलेक्शन हो गया, 2 दिन तक सिलेक्शन होता है इनका, नहीं फ्राइडे सैटरडे, फिर मंडे को वापस आ जाते हैं। अच्छा सुप्रीम कोर्ट बोलता है तुम जाओ पढ़ो। लिख लिया सब लोग मैंने? नेक्स्ट लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, reactivity of halogen।
रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। इधर देखेंगे सब, इधर बताइए मैडम, सबसे खतरनाक क्या समझ में आया बेटा? अच्छा एक बात बताओ, क्यों फ्लोरिनेशन क्यों फास्ट दे रहा है? आपको बोलना है सर चुपचाप रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो तो देख लो कि आरडीएस में इसका क्या काम चल रहा है। नहीं आया समझ में? अब आरडीएस में आप देखोगे तो एक्स रेडिकल है, अब एक्स रेडिकल है तो फ्लोरिनेशन में एक्स रेडिकल आएगा, वो पागल हो जाएगा, छोटा से भी रेडिकल तुरंत खटाक से रिएक्शन करेगा। क्या समझ में आई बात? ये तो जब भी हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं किसके बेसिस बात करते हैं? आरडीएस। देखिए सबने, आगे बढ़े। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ सुनिए सब लोग ध्यान से। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, हमने देखा कि चेन प्रोपगेशन आरडीएस है क्योंकि इसी को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, पेपर में आ रहा है परसों, आउट है क्वेश्चन है ना, आंसर खुद जाके घर में लेकिन देखना, चलेगा नहीं? ठीक है, कितना खुश हो गया भाई तुम। चलो देखो इधर देखो, मान लो मैंने ऐसा लिखा, ये रिएक्शन लिख दिया और मैंने ये बोला कि इस रिएक्शन का मान लीजिए चेन इनिशिएशन, कौन बेटा? ही आरडीएस है। चेन इनिशिएशन को क्या मान लीजिए? यही आरडी, यही वाला आरडीएस है, ये सब आरडीएस नहीं है। तो बताइए रिएक्शन एक्स रेडिकल पे डिपेंड करेगा या x2 पे डिपेंड करेगा? और चेन इनिशिएशन में क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? बॉन्ड टूट रहा है। तो बताइए सबसे अच्छा हेलोजिनेशन रिएक्शन कौन देगा अगर चेन इनिशिएशन ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो? क्यों I2 बोला, समझ में आया? क्यों बोला I2? जल्दी टूट जाएगा, हाँ या ना? सबसे पहले कौन होगा बताओ? फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? I2 तो होगा बट उसके बाद Br2 नहीं होगा, क्योंकि जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि इनके रिपल्शन से बॉन्ड बहुत ही वीक हो जाता है, तो इनका बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो ब्रोमिनेशन से भी कम हो जाता है। इससे कम हो जाता है। तो I2 के बाद कौन आएगा? F2। फिर कौन आएगा? Br2। फिर कौन आएगा? समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में किसका किसका एप्लीकेशन आ गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि एल्केन की रिएक्शन की बात हो रही है, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो रही है क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, और आपको काम आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब आपको पढ़ाया जाएगा ग्रुप 17 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जब मिल बैठेंगे आईयूसी, ओसी और पीसी, मजा आता है क्वेश्चन। क्या समझ में आया बेटा? ये अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़िए, एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, देखिए सबने याद है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा किसको को याद था कि फ्लोरिनेशन का थोड़ा कम होता है लोन रिपल्शन से, बॉन्ड एनर्जी वगैरह, किसी को याद था क्या कुछ? थोड़ा थोड़ा नहीं, रट्टा हर कोई मारता है, नहीं नहीं ये मारता है सब, क्योंकि 12th में बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर तुम 12th में प्री में पास नहीं हुए हो, कोई भी नहीं, तुम अपना बताओ ना, कोई भी नहीं हुआ है? पक्का सब लोग पढ़ के पास हुए हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लिखे हो कि कुछ भी क्वेश्चन आ रहा होगा इन दिस रिएक्शन समथिंग इज वेरी गुड। चल लिखेंगे नेक्स्ट डी में, हम लिखेंगे डी में इन फ्लोरिनेशन रिएक्शन इज, ऐसे लिखेंगे, फ्लोरिनेशन रिएक्शन इज highly exothermic. Fluorination reaction is highly exothermic and reactive. Fluorination reaction is highly exothermic and reactive. Highly exothermic and reactive. So this reaction complete with explosion. So this reaction complete with explosion.
क्लोरोप्लास्ट के साथ होता है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा ऐसा, नहीं बोलूंगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ सच हो सकता है, मतलब मैं ऐसा भी कुछ बोल सकता हूँ तुम्हारे बारे में, देख लो। बोलो बोलो, बोलो कि नहीं बोलो, पहले बताओ। पैसा दोगे कि नहीं, बोलिए बताओ। 10 करोड़ 20 करोड़, चलो ठीक है। लेकिन तुम में से कुछ बच्चा क्या बोलेगा, सर डॉक्टर बनेंगे ना, एमबीबीएस करने जाओगे ना, पहले साल भूल जाओगे तुम। क्या बोल रहे हैं? 2 बीघा, 2 बीघा तो बेच के यार बटेंगे। चलो मजाक तो सीरियसली मत ले लेना भाई, सीरियसली तो नहीं लेना। चलो हाँ, क्लोरीनेशन के बारे में क्या लिखे? ठीक है, कुछ तो लिखे ना हम लोग, हाईली एक्सोथर्मिक है, रिएक्टिव रिएक्शन। लेकिन एक बात और समझिए, ये रिएक्शन डार्क में भी हो सकती है, मतलब कि इसमें अमाउंट एनर्जी कम रहेगी तो भी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि फ्लोरीनेशन इतना रिएक्टिव होता है कि अंधेरे में भी इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि रिएक्शन कर चलेगा। देखिए आप एक पॉइंट और इसी में लिख लीजिए, फ्लोरीनेशन वाले में लिख लीजिए, फ्लोरीनेशन रिएक्शन इवन पॉसिबल इन डार्क रिएक्शन, फ्लोरीनेशन रिएक्शन पॉसिबल इवन इन डार्क। देखिए सामने, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, iodination of alkane is reversible reaction. Iodination of alkane is reversible reaction. Iodination of alkane is reversible reaction because of the formation of because of the formation of HI, which is strong reducing agent, which is strong reducing agent. So reaction takes place in presence of oxidizing agent. So reaction takes place in presence of oxidizing agent like HiO3 or HNO3, like HiO3 or HNO3, like HiO3 or HNO3, HiO3 or HNO3। लिखिए सामने, लिखेंगे, इधर लिखा है कुछ लिख लीजिए। बेटा एक और बात बोले तुमको, वो हाइड्रोजनेशन वाला जो हमने पढ़ा था, याद है आप लोगों को, जिसमें हमने मेटल कैटलिस्ट यूज करके क्या काम किया था? हाइड्रोजन के बॉन्ड को बोलो, तो हाइड्रोजन के सरफेस पे हाइड्रोजन क्या होता है? एडसॉर्ब या एब्सॉर्ब? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में खाली क्या चीज करेगा, डी की जगह बी कर लेगा। समझ में आई बात? ये ध्यान रखिएगा, है ना? देखिए मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन दिया है मैंने, मैं बस बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मिल गया, मैं तो बोल ही रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन का हर पेज पढ़ लो, तुम्हारा 3 क्वेश्चन आउट है। और बाकी पेज पीछे 15-20 पेज पढ़ लो तो पूरा क्वेश्चन ही आउट है। चलिए लिखिए सामने, हर लाइन पे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बेटा, पिछली बार से बहुत आसान है अगर आपने पढ़ा है तो।
लिखा सबने? नेक्स्ट लिखेंगे क्लोरीनेशन इज रिएक्टिव एंड chlorination is reactive and exothermic reaction. Chlorination is reactive and exothermic reaction. Next, इसी में लिख देंगे और लाइन. Chlorination is very explosive and fast reaction. Chlorination is very explosive and fast reaction in presence of bright sunlight. In presence of bright sunlight. बेटा सुनो, सनलाइट लिखेगा तो चलेगा, ब्राइट सनलाइट लिख दिया तो इसका मतलब दोपहर के 12 बजे. रिएक्शन आया हुआ है एग्जाम में, आईआईटी में रिएक्शन लिखा है क्लोरीनेशन में और लिखा है दोपहर 12 बजे. तो अगर दोपहर 12 बजे रिएक्शन हो तो सनलाइट बहुत तगड़ा होगा, और सनलाइट तगड़ा होगा तो क्लोरीनेशन भी एक्सोथर्मिक होती है, तो एनर्जी और ज्यादा मिल जाएगी, तो वो भी जला के क्या कर देगी, राख. तो उसमें भी कार्बन ब्लैक प्रोडक्ट बन जाएगा. क्या लिखा हमने, पढ़िए एक बार. In presence of bright sunlight, है ना. ब्रैकेट में लिखिए कार्बन ब्लैक फॉर्मलेस प्रोडक्ट. ब्रैकेट में लिखिए कार्बन ब्लैक फॉर्मलेस प्रोडक्ट. कार्बन ब्लैक फॉर्मलेस प्रोडक्ट. कार्बन ब्लैक फॉर्मलेस प्रोडक्ट. रिएक्शन क्लोरीनेशन देता है, पर दिक्कत यही है इसमें कि ब्राइट सनलाइट में नहीं करता है. लिखिए सबने, ठीक है. एक और बात लिखिएगा, क्लोरीनेशन देखिए ये आपके नीट के लिए नहीं है ना. क्लोरीनेशन में दिक्कत ये है कि क्लोरीनेशन रिएक्टिव होता है, तो ये डिपेंड करता है कि उस एल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं. मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, और उसका एक प्रोडक्ट के हिसाब से एक रिएक्टिविटी रेट निकाला गया, उसके बेसिस पे बात करते हैं. तो क्लोरीनेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल से ही मेजर प्रोडक्ट मिलेगा. क्या समझ में आई बात? तो वहां पे नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए नीचे में वहीं पे, बट नीट के लिए नहीं है, बट इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्या करते हैं लास्ट के 3 महीने में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से. तो मान लो ये चीज क्वेश्चन आ जाती है तो आप परेशान होंगे, तो आपको ध्यान रहे, लिख लीजिए नोट में वहां पे. It is not necessary that major product formed by more stable carbon free radical in case of chlorination. In case of chlorination. जैसे इधर देख लो पहले एक बार, मान लो मैं ये रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताओ मैं हेलोजिनेशन करा रहा हूँ, बताओ सबसे मैं कहाँ से H हटना चाहिए, यहाँ से H हटेगा और हाइड्रोजन आएगा. बट एक्चुअली में क्या होता है जब Cl2 हम करते हैं इस रिएक्शन का, ध्यान से सुनो सब लोग, CH3 यहाँ पर CH, यहाँ CH2 Cl, यही मेजर बनता है बेटा, और ये वाला माइनर बनता है. तो ये पूरा कैलकुलेशन पे होता है, जो रिलेटिव रेट के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं, बट ये आपके नीट में नहीं है. देख लीजिए इसको, बनता यही है, लेकिन इसका कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके नीट में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है.
हाँ भाई लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पार्ट। ब्रोमिनेशन is less reactive than chlorination. Bromination is less reactive than chlorination, but major product always formed by but की जगह एंड कर दो है ना, and major product formed by more stable carbon free radical. More stable carbon free radical. More stable carbon free radical. इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए सब लोग। पहले बताइए कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन क्या है? कैसे पहचानना समझ में आ रहा है? हमेशा एल्केन में मीथेन ईथेन नहीं मिलेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। क्या कार्बन कार्बन पाई है? बोलो। क्लोरीन OH कुछ भी है नहीं, मतलब ये एल्केन फैमिली। और एल्केन जब भी आएगा दिमाग में सबसे पहले FRSR आएगा, और बगल में कौन लिखा हुआ है? ब्रोमिनेशन करेंगे। बताइए तो FRSR अगर होने वाला है तो FRSR में क्या होता है? सब लोग बोलिए। हाइड्रोजन को हटाते हैं, रेडिकल बनाते हैं। बताइए H कहां से हटेगा? ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री। और ये सब कौन से कार्बन है? तो आप मुझे बताइए कहां से हटाएगा? बनेगा सब, लेकिन मेजर कौन बनेगा? तो यहाँ पर 3 डिग्री से हाइड्रोजन हटाइए और वहां पे ब्रोमन लगा दीजिए, और यहाँ पे आ गया H+। चलिए लिख लीजिए सब लोग। ऑप्टिकल में क्वेश्चन करा था बेटा उस टाइप के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वाले, ये इसी का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का। लिखिए समझे? हाँ भाई लिखिए समझे? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो नीचे। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ chlorinated product. Find out the total number of chlorinated product of ethane. Find out the total number of, एक मिनट क्या बोला मैंने? Find out the chlorinated product of ethane. Ethane. ट्राई करो जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आया क्या? किसको क्वेश्चन समझ में आया? उठिए जरा, हाथ उठाइए फटाफट, हाथ उठाइए। समझ में आया? बताइए क्या है इसका मतलब? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या? प्रोडक्ट इथेन मतलब समझ में आया क्वेश्चन? इथेन से क्या हटाना है? कितने? क्वेश्चन में क्या लिखा है? पढ़ो। मतलब एक हटाना है, कितने हटाना है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? अरे बोलो, ध्यान से देखो, CH3। अब इसका क्लोरीनेशन करोगे, बैठो बेटा, पहली बात ध्यान सुनो,
क्लोरीनेशन करोगे तो मोनो पूछा है, डाई पूछा है, ट्राई पूछा है, टेट्रा पूछा है, पेंटा पूछा है, हेक्सा पूछा है, कुछ भी नहीं बोला है क्या? सब बनाने पड़ेंगे। तो पहले एक हाइड्रोजन हटाओ, बताओ इथेन से एक हाइड्रोजन हटाने के कितने तरीके? एक। अब बताओ ये दो हटाने के कितने तरीके? दो हाइड्रोजन हटाने के कितने तरीके? दो, जेमिनल और एक बोलूंगा तभी दूसरा याद आएगा तुम लोगों को। हाँ बताओ ना तेरे को अभी। अब बताओ ये कौन सा क्लोरो होगा, डाई क्लोरो या मोनो क्लोरो होगा? और ये वाला अब क्या बनाएंगे? क्या ट्राई का मतलब 3 हाइड्रोजन हटा, बताओ 3 हाइड्रोजन हटाने के कितने तरीके? तो एक तो सर एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन हटा, दूसरा तरीका क्या बताओ? मतलब एक इधर से हटा दो और दो यहाँ से, अब यही ना बेटा? एक बार बच्चा बोला दो इस बार इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, एक दिया मैंने, समझ में आई बात है? अब बताओ मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, क्या होगा? बोलो तो बनाओ ना, कैसा मैं ही बनाऊंगा क्या? टेट्रा पेंटा बनाओ खुद से। बन गया क्या? अरे लिखे थे तुम लोग, यही लिख के सोच छोड़ दिए होंगे। अब बताओ 4 हाइड्रोजन हटाने के कितने तरीके? देखो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटा दो और एक 3 इससे हटा दो, तो टोटल 4 हो गए ना बेटा? और दूसरा तरीका क्या है? 2 यहाँ से हटा देते हैं अपन और 2 यहाँ से हटा देते हैं। CH CH2 CH3। अब देखो इधर ध्यान से, 5 की हटाने है ना बेटा? तो क्या बोलो बोलो बोलो? 5 हटाने का एक ही तरीका ना है और 6 हटाने का भी एक ही तरीका है। सुनो ध्यान से, आंसर टोटल आएगा बेटा 9। कैलकुलेट कर लो, टफ है, काउंट करो। 1 + 1 कितना होता है? 2 + 1 बहुत बढ़िया, 3 + 1। चलिए समझ में आया बेटा सबको? क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मतलब आपको सब एक एक करके हटा के देखना है। और अगर 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन हटाने के कितने तरीके हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखने पड़ेगा कि कहीं बीच में कहीं कायरल कार्बन तो नहीं बन गया है। ये क्या है? कायरल कार्बन सुना है क्या? अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते नहीं है, और अगर आ गया तो तुम्हारा टाइम वेस्ट कराने के लिए आया है, तो ऐसे क्वेश्चन से दूर रहें आप। समझ में आई बात? क्लोरीनेटेड बोल दिया मतलब कि एक एक हाइड्रोजन हटाइए, सबको चेक कीजिए, मोनो डाई ट्राई सब, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दूर रखना है, छोड़ दीजिए उसको, बाद में लास्ट में कीजिएगा। और या तो 3-4 बन जाए और ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे 3 4 2 और 9 दे दिया, 5 के बाद 9 दे दिया, तो सिंपल सी बात है, हाँ भाई 5 बना लिया, उससे ज्यादा बन तो 9 आंसर होगा, है ना? ऐसे करते हैं, ठीक है? सब नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करके देखो कैसे पूछेगा। इधर सुनो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट ऑफ इथेन। ट्राई मतलब 3 हाइड्रोजन, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 2,
अरे समझ में आया? टेट्राक्लोरो में कितना जाता? 2। समझ में ही बात है बेटा? चलिए एक ये सब नहीं है, लिखेंगे एक और क्वेश्चन, उसके नीचे लिखेंगे क्वेश्चन, आंसर 9 लिख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द प्रोडक्ट when chlorine is treated with methane. बस हो गया, आपके देख रहे हो, ट्राई करो। चलो भाई लिख दिया सबने? हाँ भाई, हैं 4 बने, ठीक। देखिए क्या आपने ऐसा बनाया था, इधर सुनिए, इधर देखिए, क्वेश्चन क्या था? मीथेन, और मीथेन को किसके साथ हमने ट्रीट किया बेटा? क्लोरीन। अब आप मुझे बताइए मीथेन कौन सा फैमिली है? एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, एल्केन, हाँ, तो एल्केन देखते हैं दिमाग में FR आया बेटा? अगर FR आया तो FR में क्या करते हैं? हाइड्रोजन हटा के क्या लगाते हैं? क्लोरीन। तो H और Cl बाहर चला जाएगा बेटा। अच्छा बताइए, अगर क्लोरीन और होगा तो क्या इससे एक और हाइड्रोजन जाएगा? एक और हाइड्रोजन जाएगा, और तब तक जाते रहेगा जब तक से सारे हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस ना कर दे? क्लोरीन। तो जरा मुझे बताइए लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम बताइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर से बोलिए, पक्का बता सकते हैं आप? सचिन उठो, सचिन बोला तो पीछे क्या देख रहा है? हाँ भाई, इसका IUPAC ने बताओ, इधर सुनो सब, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ना कॉमन ने बोला ना IUPAC बोला, कुछ भी नहीं बोला, जूता ही जूता। क्लोरोमिथाइल, मीथेन, क्लोरोमीथेन होगा भाई, हैं? मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड बेटा, YL लगाने का मतलब मिथाइल क्लोराइड कॉमन हो गया, सही नाम है बेटो, क्लोरोमीथेन है। क्या नाम है? IUPAC पूछा ना मैंने, अरे समझ में आ रहा है? सेकंड लास्ट में आप उठिए, लास्ट बंदे का IUPAC नाम बताइए, सेकंड लास्ट में तू ही है, और कौन? बता CCl4 का मेन चेन में कितने कार्बन? एक है, यहाँ पे 2 कार्बन नहीं दिखाते रहे को? एक है या 2 है? एक है। चलो बता IUPAC नाम बता। अरे छोटे छोटे क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, इतना आसान पूछा, देख रहे हो? और तुम इसी में मतलब मिथाइल इथाइल सब सोच रहे हो, ये क्लोरोमिथाइल बोल रहा है, गजब गधा है यार। बैठो, कितनों को पता है इसका IUPAC नाम? बहुत सस्ता है यार, बता बेटा। क्या बोला प्रश्न को? फिर से बोलना एक बार, हैं? टेट्राक्लोरो, और धीरे बोल थोड़ा, टेट्राक्लोरोमीथेन। समझ में आया बेटा? तू व्हाइट एकदम नेता जैसा पहन के आया है। चलो इधर सुनो, इधर सबको समझ में आ गया ये? अब देखो ध्यान से, इधर सुनो, इसका बेटा डाइकोलमेंट 0 होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, पता है ना आप लोगों को?
और इधर किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। इधर सुनो पहले बेटा, Cl2 ले रहे हैं तो Hs को रिप्लेस करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट तो 4 बनेंगे बट मेजर माइनर का पता नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हमने एक्सेस में क्या लिया है। जैसे मान लीजिए अगर हमने Cl2 को बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया है तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा दोबारा किससे रिएक्शन करेगा? Cl2 से, और तब तक रिएक्शन करेगा जब तक से उसका सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर दे। क्या समझ में आया बेटा? लेकिन अगर मान लीजिए मीथेन एक्सेस में ले लिया हमने, ज्यादा अमाउंट में ले लिया, तो बनेंगे तो सारे लेकिन ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट क्या बन के रह जाएगा? CH3Cl। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर कौन है और माइनर कौन है। तो मेजर कौन बनेगा बेटा बताओ? CCl पर क्यों? Cl2 कब बनेगा बताइए? Cl2 एक्सेस में रहने से क्या होगा बताओ? बार बार रिएक्शन करते जाएगा और सारे हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस। बट इस केस में Cl2 एक्सेस में नहीं है तो आगे बढ़ना मुश्किल है ना बेटा उसका, इसीलिए यही मेजर बन जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, उसके नीचे एक और क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिए। ये कौन है बेटा? मीथेन के साथ। अब देखिए आपको भी पता है इनिशिएशन स्टेप में Cl2 को तोड़ते हैं बेटा। अरे इधर सुन, ये इनिशिएशन में क्या करते हैं? Cl2 को तोड़ते हैं, हाइड्रोजन को तोड़ते हैं ना। तोड़ने के लिए H न्यू UV कुछ भी रेट दे देगा वो। कभी कभी क्या दे देगा? दरवाजा पेरोक्साइड का नाम भी लिख देगा। कभी कभी पेरोक्साइड क्या करेगा? H2 को तोड़ने के लिए आएगा। किसको बेटा? तोड़ने के लिए। कभी कभी ब्राइट सनलाइट लिख दिया तो जला के राख। समझ में? ब्राइट सनलाइट का मतलब दोपहर के जिसमें इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। चलो, और अगर डार्क में पूछ दिया तो रिएक्शन होने वाली, डार्क में रिएक्शन करने वाला इकलौता कौन है? जोर से क्या बोल रहे डांट रहे लोग, बोल रहे। चलिए जल्दी से लिखेंगे। एनसीटी लेवल एनसीटी को लाए। मैंने कुछ बोला था पढ़ने के लिए, याद है? एल्कीन वाला टिक करा था ना मैंने। एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शंस वाले पार्ट पढ़ सकते हैं। चलो लिख लिया सबने? वेरी गुड बेटा। अगले लेक्चर में एल्केन कंप्लीट हो जाएगा, अपन स्टार्ट करेंगे ESR। कौन सा लेक्चर है हाइड्रोकार्बन का? और सुनो ने, ये नंबर ऑफ लेक्चर काउंट किया मैंने, सही नहीं है। टीचर लेक्चर एक्स्ट्रा है 60%। प्लीज में एक GOC3 के बाद GOC5 पे देखना, GC4 गायब है उसमें। और एक दो बार YN सर नहीं आया था तो उनकी क्लास मैंने ली थी, तो वो वाले 2 एक्स्ट्रा ऐड है। और एक दिन अपना लाइट चले गया था, याद है तुम लोगों को? यस सर। आया ना? yes, तो देख लेना पीछे के जो लेक्चर्स नहीं आ रहे अभी बता देना मेरे को, नहीं तो बाद में अगर किसी को चाहिए होगा तो फिर मिलना मुश्किल होगा। मेरे को बता देना इस दिन का लेक्चर नहीं है अगर मेरा उसमें अपलोड नहीं हुआ हो तो, ताकि मैं इधर बोल दूं तो ये देख सके। अगर देखते होगे तो, ऐसा नहीं कि जाके ढूंढ रहे हो तुम। चलिए लिखिए समझे। अरे लिख दिया सबने? बहुत धीरे धीरे लिखते हो हमारे जमाने में।
चलो भाई हटाओ मैं इसको। हाँ मॉडल आया तुम लोग, आज डिस्कशन करेंगे। बताओ सुबह वाले बैच में कौन कर में, उन्होंने एकदम जाते ही मार कर ही अपने पॉकेट में रख लिया था। तो डिस्कशन करो उसके बाद आगे क्लास बढ़ेगी। तो तुम लोग याद दिलाया करो ना भाई, अब क्या मांग रहा है। चलो थोड़ा सा और लिख लेते उसके बाद आगे बढ़ते। लिख लिया सबने यहाँ तक? चलो मॉड्यूल का जल्दी तेरे को याद था पहले क्यों नहीं बोली, अभी याद आया तो पढ़ते पढ़ते तेरे को ये सब याद आ रहा है। चलो भाई जिसने 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 या तो पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, डाउट्स कम से कम है वो मॉड्यूल दे दो, या तो जिसने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है वो दे दो। तुम कौन से कैटेगरी में हो? आऊंगा वहां पे, आऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी बता रहा हूँ मैं। जल्दी एकदम फेंक के मारूंगा मैं, सुदर्शन चक्र में रह। इधर जल्दी से मेरा मन किसका, जल्दी कर तेरा लेंस मिला बेटा। चल लगाया नहीं है अरे दिव्या कुमार ठीक है। अच्छा ईमेल आईडी भी लिखा रखा है ऑफिशियल। अच्छा आईजी का मतलब इंस्टाग्राम होता है क्या? ऑफिशियल नीचे मतलब क्या होता है? अंडरस्कोर। अच्छा सिंपल बॉय। अब लिख मत लेना तुमको, भाव बढ़ जाएगा इसमें। ब्लॉक कर दिया करो इसमें, जिससे देखेंगे ब्लॉक। चलो पहले आएंगे सब लोग। अच्छा तुमने बेटा कभी कुछ सॉल्व भी नहीं किया? अच्छा पुराना अच्छा बना। चलिए सब लोग पहले एक्सरसाइज 2 में आइए और उसके बाद 3 आता है उसमें आ जाइए। एक्सरसाइज 3 में 1 से लेकर 8 तक जिसको भी डाउट है पूछ लो, 1 से 8। और सुनो दोबारा उसी एक्सरसाइज में नहीं आऊंगा, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, ये नहीं कि देखने में अच्छा लग रहा पूछ लेते हैं। हाँ 1 से 8 में कोई डाउट? कितने लोगों ने वैसे क्वेश्चन बनाए जो मैंने दिए? आगे चला जरा क्वेश्चन जो दिए थे बनाए थे ना तुम? चल तो फिर डिस्कशन को बदल। एक्सरसाइज 2 में सबसे पहले आ जाइए। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक, 1 से 16, 1 से 16 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सब लोग। 7 में किसकी स्टेबिलिटी पूछी जा रही है? बोलेगा तुम लोग। कार्बोडेन बताओ क्या सब सैचुरेटेड कार्बोडेन है? चलो चेक करो रेजोनेंस किसमें हो रहा है? बैक बॉन्डिंग वाला किसी में हो रहा है? नहीं हो रहा, फिर क्या चेक करते हैं? बोलो यार। हाइपर कंजुगेशन पहले वाले में कितना है हाइड्रोजन? 2, दूसरे वाले में कितना? 3 3 6 और 2 6 और 1 7। पहले में 2 है, दूसरे में 7 है, तीसरे में 8 है। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? पूछ कर रहा है मेरे से। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने नहीं आ रहा तुम लोगों को? 3 2 1 क्या आंसर? 3 2 1 कर लो, 4 करो। क्या बेटा किसमें? 3 2 1 ये क्वेश्चन ही में कर, लेकिन अगर ऐसा दे दिया है तो अपने कार्बोडाइन स्टेबिलिटी चेक करनी है ना। 3 2 1 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट 1 से 16 हैं? किसने पूछा? 15 कौन बोल रहा है? 15 का आंसर चेक कर, चेंज कर दो। इसका हो जाएगा 2 1 1। 2 1 1 का मतलब आंसर 2 होगा, 15 का 2। सही है बेटा? 1 से 16 में कोई डाउट है तो फटाफट पूछो। बना नहीं कुछ भी? कुछ भी नहीं बनाया? एक भी नहीं? क्यों? ऐसे अच्छा लग रहा है।
बेटा देखो कॉपी पढ़ो और जिससे ज्यादा 4 क्लास लियो पर अच्छे से, अब 50% तो क्वेश्चन कर लिया करो बस 50%, और 50% ना हो पाए कॉपी को बहुत अच्छे से पढ़ो और मॉड्यूल के कोई भी एक एक्सरसाइज को कर लो। मेरा मानना रहेगा एक्सरसाइज 2 कर लो, उसमें थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं ना। उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि नहीं सर यार बेसिक बहुत काम वीक है और मेरे को क्लास में घर पे पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम में हो जाता है, उनके लिए बोल रहा हूँ। फिर भी तुम्हारे 650 नंबर आ सकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि तुम जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो कि नहीं। वो पढ़ना सीख जाओगे बहुत जल्दी से अगर सच में तरीके से बैठे तो, और पढ़ने में अलग ही मजा आता है भाई। अगर समझ में आने लगा ना तो पढ़ने का अलग ही मजा, तुमको उठने की इच्छा नहीं होगी वहां से। लेकिन समझ में नहीं आएगा ना, तुम चाह के भी 2 घंटा नहीं बैठ सकते। जहां नहीं समझ में, स्मार्टफोन सबके पास है, तुरंत गूगल करो यार। सबसे पहले तो टीचर से पूछ लो, फिर भी लगे कि नहीं ज्यादा दिक्कत हो रही है, तुरंत उसी समय देख लो। सबसे बढ़िया टेक्निक भाई, फायदा उठाओ आज के जमाने का। इंटरनेट का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हो, बहुत ही अच्छा, पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शन भी खतरनाक है। खोलने के गूगल, बगल में आएगा यूट्यूब, 5 मिनट देखिए आपका सिलेक्शन डन है, ये लिखा हुआ आएगा उसमें। तुम उसको देखोगे पता है किस लिए, या तो 5 मिनट में सिलेक्शन लेने के लिए, या तो मजे के लिए। अब तुम्हें तो पता है 5 मिनट में तो होगा नहीं, तो तुम 5 मिनट की जगह तुम क्या करो, मजे के लिए देखोगे वो। जैसे तुम एक वीडियो पे क्लिक करोगे दूसरा वीडियो आएगा, अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आई बात? तो ऐसे टाइम पास होता है। और उससे बढ़िया क्या होता है, रील्स होता है। उसमें क्या लगता है कम टाइम में थोड़ा देख लेंगे, 30 सेकंड का होता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे हाथ चलने लगता है ना बेटा। 2 घंटा 3 घंटा जब लंच और डिनर होगा तभी याद आएगा हाँ तो खाना खाने जाना। तो ध्यान रखिए, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं है तो फोन को मत रखिए अपने पास, कंट्रोल सीखिए। मैं बोल रहा हूँ खतरनाक है फोन, जो है ना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक चीज है ये। आपका टाइम वेस्ट ऐसा करेगा कि रियलाइज जब तक से होगा बहुत देर हो चुकी होगी, उस समय मेहनत करोगे तो तुम्हारे 580 590 आएगा, तो तुम्हें क्या लगेगा थोड़े से के लिए तो रह गए, जबकि तुम्हारी गलती कहाँ थी, जो 1-2 महीना तुमने खराब किया। इसीलिए जिसको भी लग रहा है ऐसे, जहाँ अगर हॉस्टल में रहते हो तो वहां पे हॉस्टल में कोई वार्डन वगैरह रहता हो, उसको फोन दे दो कि मेरे को बाद में देना। घर वाले से मंगा लो छोटा फोन, अगर हो सके तो जिसको दिक्कत हो रही है और जिसको अपने ऊपर कंट्रोल है वो ठीक है। अगर फोन बर्बाद कर देगा, ध्यान रखना इस बात को, आबाद तो करता है बर्बाद भी करता है। जैसे लोग बोलते हैं कोटा में पढ़ाई का माहौल है, और कुछ बोलते हैं पढ़ाई का माहौल नहीं है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। अरे बर्बाद कहाँ नहीं होते, हर जगह। आबाद कहाँ होते, हर जगह। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। छोड़ो। 17 से लेके 35 तक, 17 से 35। हाँ 17 से 35 में 48। 28 अच्छा, 28 का आंसर मैंने बताया नहीं था, बस सुन लो। फोर्थ ऑप्शन देखो, सॉल्ट है बेटा, क्या फोर्थ ऑप्शन में सॉल्ट दिख रहा है बेटा? अब वो टूटेगा तो HCl रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? HCl इनऑर्गेनिक एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड है? बोलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड जनरली स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। 21 देखेंगे सब लोग भाई। एक बात बताओ, कितने बच्चों को याद है कीटो इनोल में कब कब इनोल ज्यादा स्टेबल होता है? किसी को याद है? बताइए, कौन कौन बता सकता है? हाँ लास्ट में चुनिए, बताइए। सूर्यनाथ से, तुम्हें कहाँ से रहते हैं? उठो उठो, बताता हूँ। इनोल कब कब स्टेबल होगा कीटो से? पूरा बताओ। एरोमेटिसिटी जब इनोल में होगा। इनोल में क्या होगा? एरोमेटिसिटी, तब इनोल का कंटेंट कीटो से ज्यादा। दूसरा किस बताओ? 1,2 डाई कीटो इन साइक्लिक कंपाउंड। अगर साइक्लिक में आजू बाजू में कीटो ग्रुप है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल रिपल्शन। तो इसका आंसर 1 होगा 21 का। अगर 4 दिया तो सही कर लो। और तीसरा क्या था? इनोल का कंटेंट कीटो से ज्यादा कब होता है? 1,3 डाई कीटो या डाई कार्बोनिल। ठीक है, अब 21 की समझ आता, समझ में आएगी पहले आंसर। नेक्स्ट 17 से 35 कोई डाउट? 28 बदल दिया ना,
अभी तो बोला ना फोर्थ ऑप्शन में टूटेगा सॉल्ट HCl देगा, HCl इनऑर्गेनिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट नहीं रहा 36 से 40 तुम बनाए हो दिमाग का क्यों मॉडल डिस्कशन करवा रहे हो, टाइम वेस्ट करवा रहे हो मेरे, इससे अच्छा मैं 2 टॉपिक पढ़ा देता। 36 से 40 जल्दी आंसर आते हैं। 32 चेक करो 32 क्वेश्चन पढ़ो पहले बेटा। बेटा एक बात बताओ सब लोग, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने हैं, किसको तोड़ना है और उसके एनर्जी का पता लगाना है। तो एक्सपेरिमेंटल चीज अपन कैसे पता करें बेटा, याद है किसी को? अपन क्या बनाएंगे, रेडिकल, H हटा के रेडिकल बना लेंगे। रेडिकल स्टेबल होगा तो आसानी से चला जाएगा और अगर अनस्टेबल होगा तो आसानी से जाने वाला नहीं है। H हटाइए, रेडिकल बनाइए और चेक कीजिए। देखो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गूगल टू organicchemistrycoffee.com/pk 38 चेक करेंगे सब लोग। डाउट पता है इसमें क्या हो रहा होगा? पता है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है या डबल बॉन्ड कार्बन पे? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की ईएन क्या होती है, ज्यादा, तो वो पहले हो गया ना। बाकी बी और सी में डबल बॉन्ड पे है, लेकिन बी में बाकी के जो 2 डबल बॉन्ड है वो माइनस आई लगा देंगे, बट सी वाले में 2 एल्काइल ग्रुप क्या लगाते हैं, प्लस आई, और सी पर बी तो लास्ट में है ही, है ना। चलिए आएंगे एक्सरसाइज 4 में। अच्छा एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 23 तक बना लिया सर? 1 से 23 बना लिया? 21 देखो सब लोग। 21 में क्या पूछा, रेडिकल है बेटा। तुमको समझ में आ रहा है C6H5 क्या होता है, फिनाइल होता है। तो अगर मान लो कार्बन फ्री रेडिकल के नेक्स्ट पे फिनाइल है तो रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? तो देख लो बस, और क्या। पहला ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि इसने हाइपर कंजुगेशन को डोमिनेंट बोला है रेजोनेंस से। 3 फिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल को सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, 3 फिनाइल के साथ रेजोनेंस 15 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ में आया? ये देख इधर, ये रेडिकल है। पहला ऑप्शन में देख C6H5 को 3 बार लिख रखा है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगा, गलत है उसका पहला आंसर। बाकी कंपेयर कर लेते, कर लोगे रेजोनेंस से। अब भाई और 23 तक कोई डाउट? 14 नंबर देखेंगे सब लोग, ये नहीं बता रहे। sp2 sp3 में परसेंटेज एस्पेक्ट में ज्यादा, तो अब हो गया ना, sp ज्यादा तो en ज्यादा तो खींचेगा ज्यादा। नेक्स्ट 24 से लेके 44 तक, 24 से 44 है 42। बहुत जोर से बोले तुम लोग भाई, किसने बोला 42? उठो क्वेश्चन पढ़ो। 42 सब लोग पढ़ो, पढ़ो लिखा दोगे। 42 देखो, समझ में आया? एसिडिक हाइड्रोजन कैसे चेक करोगे? कॉन्जुगेट बेस H हटाओ, नेगेटिव बनाओ, कितने ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 3 बनेंगे। बाकी कॉपी चेक कर लेना, क्योंकि देखो मैं बता दे रहा हूँ, H बीटा का जो नेगेटिव आएगा वो 2 CO के साथ रेजोनेंस में है, और H अल्फा और H गामा का 1 CO के साथ रेजोनेंस में है। लेकिन H गामा वाले का जो नेगेटिव बनेगा उसके बगल में धीरे से CH3+ आई लगा के उसे डिस्टेबलाइज कर देगा। बैठो 33 देखेंगे सब लोग और देख के छोड़ देंगे। हाँ देखो भाई 33 का आंसर देखो, शायद इन्होंने सेकंड दिया है ना, जो कि सही है, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा ये सब। देखो सुनो ध्यान से, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है या बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है? टर्शियरी, याद आ रहा बेटा, हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट होता है 9 अल्फा हाइड्रोजन का। उसी तरीके से बेटा एलाइल कार्बोकेटाइन जो होते हैं ना वो बेंजाइल के आसपास ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 33 स्किप कर सकते हो। इसमें तुमने आंसर दिया होगा थर्ड को, है ना, सही भी है। अगर तुम करोगे तो नीट में यही माना भी जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ 44 देखो सब लोग।
बेटा 44 क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली बच्चे गलत करते हैं। 44 में बोल रहा है मोस्ट एसिडिक। मुझे बताओ बेटा अल्फा का मतलब क्या समझते? अल्फा का मतलब पोजीशन है, तुम्हारे बगल वाले को अल्फा बोला गया, तो सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाले को क्या बोला जा रहा है? अल्फा। आपसे इसमें एसिडिक पूछा है, आपको H+ हटाओ नेगेटिव बनाओ, H+ हटाओ क्या बनाओ? नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस। बट एक और क्वेश्चन आता है बच्चे का कि सर इतने सारे हाइड्रोजन है कहां से हटेंगे? अबे वहीं से हटाओ जहां से हटाने के बाद बनने वाला एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। खत्म। क्या समझ में आई बात? ये ट्राई करें एक बार। चलो नेक्स्ट। 40 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 देखो। 40 में एक बात बताओ, पहला ऑप्शन का नाम याद है किसी को? कौन है? पाइरोल इज ए स्ट्रांग बेस और वीक बेस। इसका लोन पेयर साइक्लिक रेजोनेंस में है, मजे में रेजोनेंस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। सेकंड ऑप्शन में लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? बोलो, लोकलाइज्ड है तो हाइब्रिडेशन में आएगा या नहीं आएगा? हैं? अबे लोकलाइज्ड है तो हाइब्रिडेशन में आएगा कि नहीं आएगा? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ, वही लोकलाइज्ड। तो जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल पे है, sp2 में आएगा। सी ऑप्शन चेक कीजिए, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? अबे सी डीलोकलाइज्ड है ना, तो चेक कर लो आंसर इसमें। तो अडॉप्ट, ये समझ में आ गया जो मैंने बताया? ये तेरे को पहले से था नहीं? सी का देखो ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। नेक्स्ट, ऑर्डर नहीं पूछा है इसमें। हाँ आ जाओ, अगले में आ जाओ। 45 से 63, 45 से 63 में कोई डाउट? कोई डाउट? 45 से 63, 45 देखो सब लोग। किसी किसका डाउट 45 में? उठो, डाउट ही नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया डाउट? मेरा डाउट है, बता। उठ, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, और क्वेश्चन पढ़ो आराम से, बैठ के पढ़ ले, बैठ के पढ़ ले और सोच, और मेरे को ये बता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेरे को सॉल्यूशन नहीं चाहिए। कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल, ये पूछा है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अगर वो सबसे पहले याद करो, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? कार्बोनेट स्टेबिलिटी नहीं है, क्या पूछा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। सबसे पहले ऑक्टेट, बेटा ऑप्शन देखते ही टिक कर दोगे। देखो पहले वाले में कार्बोनेट, दूसरे वाले में कार्बोनेट, तीसरे वाले में कार्बोनेट, चौथे वाले में ऑक्टेट कंप्लीट, सबका चेक कर ले। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना के बैठा है। क्या समझ में आया बेटा? इधर क्लियर? तो देखो आप देखो, मैं बता रहा हूँ, जिससे नहीं बनाया ना उसने क्वेश्चन ही गलत समझा है, उसने कार्बोनेट स्टेबिलिटी समझी है और प्लस से माइनस से लगा रहा। सर बताओ गलत बोल रहा हूँ क्या? आपने क्वेश्चन में प्लस से माइनस से लगाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन पूछा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, ऑक्टेट से बनाएंगे, ऑक्टेट, न्यूट्रल, नेगेटिव मोरियन, पॉजिटिव लेसियन, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और कोई डाउट? और कोई डाउट इसमें? 45 से 63। अब बताइए, 3 एक्सरसाइज मैंने डिस्कशन कर लिया। कितने बच्चों का 3 एक्सरसाइज के बाद लगभग सारा डाउट क्लियर हो चुका है और उनका लगभग माना जाए कि हाँ लगभग मोर देन 80% क्वेश्चन तो कर लिया सर हमने। एक्सरसाइज 1 2 3 हाथ उठाओ अच्छे से जरा। ठीक है, कितने लोगों को लग रहा है कि 1-2 दिन में 80% से ज्यादा तक पहुंच जाएंगे? ठीक है, चलिए। अच्छा 80% कैसे निकालते हैं? एक्सरसाइज स्कोर। सबसे पहले एक्सरसाइज स्कोर में जो मैं बोल रहा हूँ उस पे आ जाओ। सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है 17-18 है। दोनों में डाउट है? 18 में तो होना नहीं चाहिए। बढ़िया बोल दिया तो क्या तो दोनों में डाउट बोलेगा? 17 नंबर देखो सब लोग, 17 देखो, 17। 17th नंबर क्वेश्चन देखो, उसमें क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीशीज। देख बेटा ध्यान सुन, इसमें बोल रहा है कौन सा ऐसा कंपाउंड या स्पीशीज जो हकर रूल फॉलो कर रहा है। इस बात को समझो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली, तो उनकी चर्चा यहाँ इसने नहीं की है।
और एनसीईआरटी ने भी हकल रूल को ही सिर्फ बताया है कि एरोमेटिक के लिए वही होता है। कुछ किताबों में एंटी एरोमेटिक के लिए हकल रूल फॉरेन बाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। इसलिए आज तक इंक्लूडिंग नीट एएफएमटी क्वेश्चन हमेशा या तो ये पूछा है कि एरोमेटिक बताओ, या तो बोला है नॉन एरोमेटिक बताओ। ये कभी नहीं पूछा है कि एंटी एरोमेटिक बनाओ। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जब होते ही नहीं रूम टेम्परेचर में तो पूछेगा क्यों? समझ में आई बात? तो हगल रूल अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब वो किसके लिए पूछ रहा है? बोलो, एरोमेटिक के लिए। क्या समझ में आई बात? अब और 18th वाले में, 18 वाले में, 18 वाला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। जी क्या कह रहे हो बताओ ना, क्या पूछ रहा है? द बेसिक। चलो बताओ मेरे को, बताओ कौन कौन बेस के बारे में जानता है या बेसिक स्ट्रेंथ का अप्रोच वगैरह पता है? हाथ उठाना जरा। 1 2 3 4। बेसिक स्ट्रेंथ पढ़े हो बेटा? और हाथ उठाए 4। यस सर बोल रहे हैं सब। या तो तुम डर रहे हो या तो तुम्हें नहीं आता है, दो ही चीजें हो सकती है ना। हाँ, दोनों केस में तुम्हारा ही नुकसान है। ऐसे बच्चों के साथ नीट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। नीट का एग्जाम आएगा ना, पढ़ के जाओगे तो भी देखना तुम बाहर आधा एक घंटा डर रहे होगे। एक तो पहले नीट के एग्जाम से डरोगे, जैसे ही भीड़ देखोगे और डरोगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बोलना सीखो, अपने अंदर का डर खत्म करो। ज्यादा से ज्यादा टीचर क्या करेगा, बोलेगा तो हंस देंगे बच्चे, हंसने दो ना यार। 1 साल के बाद कौन एक दूसरे को जानेगा। चलो 18th नंबर देखो क्या है। बेस क्या होता है बताओ? जो अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देता है। ठीक, हम चेक कैसे करते हैं बेटा? लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। पहले ऑप्शन में देखो लोन पेयर किसके किसके पास है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ यार, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है बेटा। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे या नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में? क्योंकि नाइट्रोजन की ईएन कम है, ज्यादा है? ईएन कम है ना बेटा, जिसकी ईएन कम उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी। मुझे बताइए क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? बोलो यार, फिर से बोलो यार। सेकंड ऑप्शन में आ जाओ। सेकंड ऑप्शन में चेक करो, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड, बैक बॉन्डिंग। क्या है बेटा? बैक बॉन्डिंग। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कैसे चेक करेंगे? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहिए। हम 4 का कंपैरिजन कर रहे हैं ना। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की नाइट्रोजन का कम है। हाँ इसीलिए। अब सेकंड ऑप्शन में बताओ नाइट्रोजन क्या है, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? बोलो यार। बैक बॉन्डिंग है जो तुम लोग को नहीं पता होगा। कितने लोगों ने सोच लिया था बैक बॉन्डिंग? ठीक है, सी में आ जाओ। कितने नाइट्रोजन है? बोलो, क्या तीनों डीलोकलाइज्ड है या 2 लोग डीलोकलाइज्ड? 2 डीलोकलाइज्ड और 1। तो बताइए लोकलाइज्ड वाले को फायदा हो गया ना यहाँ पे। बताइए सबसे घटिया बेस कौन था? आयरन। सबसे अच्छा बेस कौन था? वही है ये। चौथा ऑप्शन चेक करो, नाइट्रोजन का लोन पेयर है या नहीं है? क्या बताओ लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड। चौथे में डीलोकलाइज्ड है ना बेटा। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, वो थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन सॉल्व। अबे तुम कितने भी क्वेश्चन देख लो, 213 231 अगर याद है और लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड का कॉन्सेप्ट याद है, तुम्हारे 99.9999% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड से। और ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था 2023 का। लिस्ट बेसिक बोला है, ओके। तो मोस्ट बेसिक, हाँ लिस्ट बेसिक कौन हो जाएगा बताओ? सेकंड। सेकंड क्या होगा? बैक बॉन्डिंग से। कार्बोटाइल इलेक्ट्रॉन उसके पास बिल्कुल नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आते हैं 5 से लेके 16 तक। पहले पांचवी के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, देखो ध्यान से, दिख रहा है सबको 5? क्वेश्चन नंबर 5 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा है। इसके 2 टेक्निक है, या तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के चेक कर लीजिए, और दूसरा जो बेस्ट टेक्निक है, जो सही टेक्निक है, वो हम लोग पढ़ेंगे ईएसआर में। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में ईएसआर। ईएसआर जब पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ 5 से लेकर 16 में कोई डाउट है तो?
5 से लेके 16 में कोई डाउट होगा? पांचों बता दिया ना, ये सर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। चलो छोड़ो डाउट। हाँ आ जाओ पहले से लेके चौथे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई क्या पूछ रहा है, आयोनाइजेशन करेंगे तो कार्बन क्लोरीन का बताओ क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा बेटा, बोलो। अरे आयोनाइज का मतलब समझ में आता है, तोड़ोगे तो कार्बोनियम एंड बोल भी तो दिया है, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। कार्बोनेट की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव। मुझे बताइए जरा एक बार बेटा, कार्बोटाइन को रेजोनेंस में क्वालिटी रेजोनेंस का मतलब क्या होगा, प्लस से बोला या माइनस से बोला, प्लस से। लोन पेयर स्पीशीज कार्बोटाइन से क्या कर ले, रेजोनेंस। सुनो ध्यान से, आंसर जो है एपीएमटी वालों ने दिया था इसका आंसर सेकंड, बिकॉज ऑफ बेंजाइल कार्बोटाइन रेजोनेंस हो रहा है। और ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शियरी कार्बोटाइन या बेंजाइल कार्बोटाइन। आंसर आज के बाद एग्जाम में आएगा तो पहला ही देना है, टर्शियरी ही स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, आगे पीछे नहीं हो उसके बेंजाइल। समझ में आई बात, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे हम कैसे मान ले, तो एनसीईआरटी में दिया नहीं कहीं, और जो दूसरी बुक से जो एमएससी बीएससी में काम आती है वो मेरे पास है, अगर चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं, पूरा डाटा दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा पूछिए। बेटा रेजोनेंस हमेशा डोमिनेंट नहीं होता, इस बात को समझिए। रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिसके हेल्प से हम सारी चीजें सॉल्व करते हैं, लेकिन हर जगह सही बैठेगा जरूरी नहीं है ना। तो जहाँ पे टर्शियरी कार्बोटाइन जो है ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल से। हाँ ये डेटाबेस ही होगा, इसलिए उन्होंने नीट के बेसिस पे दे दिया था आंसर कि नीट में ऐसे पढ़ा जाता होगा, और उस समय जिसने किया होगा वो क्या कहते हैं चैलेंज उसको मिल भी गया होगा, क्योंकि किसी भी किताब में बेंजाइल कार्बोटाइन के बारे में नई बातें की गई। ठीक, हाँ भाई नेक्स्ट और कोई डाउट, एक्सरसाइज 4 भी हो गया, कोई डाउट नहीं। ठीक है, कल शाम को डाउट काउंटर 5 से 7 रहेगा इवनिंग में, तो जिनको डाउट पे आना है पूछना है वो आ सकते हैं, और एग्जाम के लिए आपका ऑल द बेस्ट रहेगा। और ऑल द बेस्ट के बाद एक और बात कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो ओजोनोलिसिस तक आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं, ये आ रहा है, हाँ एफआर आ रहा है, एफआरएसआर आ रहा है, और ऑक्सीडेशन का ओजोनोलिसिस वाला आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इतना पार्ट मैंने दिया है, और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन सिर्फ इतने से दिया है, नंबर लेके आ सकते हो, पर ध्यान रखना मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बेटा लैंग्वेज के फॉर्म में मैंने बनाया है। मतलब देखो क्या होता है, देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना इथीन का स्ट्रक्चर, और मैंने बोला प्ले बेटा HBr से रिएक्शन करा दे, सब करा लेगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन को मैं इस तरीके से दे दूं कि व्हेन इथीन इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ दिस देन व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, तो आधा बच्चा वही हार मान जाता है, जबकि उसकी अंग्रेजी मेरे से भी अच्छी है। समझ में आई बात। तो आप ना ऑर्गेनिक पढ़ते हैं जब क्वेश्चन बनाते हैं तो आप देखे होंगे इस मॉड्यूल में भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, अपने को स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, जैसे क्वेश्चन आया उसका स्ट्रक्चर बना दीजिए, उसका स्ट्रक्चर आपको सब कुछ कह देगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म का कंफर्मेशन दिया है मैंने 2-3, उस कॉपी में पढ़ लोगे तो हो जाएगा। हाइड्रोक्सिलेशन आएगा जिसमें याद नहीं है, लेकिन नहीं आएगा जहाँ तक याद कुछ। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।